यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के बायो का चैप्टर आर इन्वायरमेंट, और इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोगों को दिया है जिसमें मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया है व्हाट इज इन्वायरमेंट। साथ में हमारा इकोसिस्टम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इकोसिस्टम का टाइप्स, व्हाट इज इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स का मैंने एक्सप्लेनेशन किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब एंड ऑल द टर्म्स रिलेटेड विद दीज टू टर्म्स। नाउ हम लोग शुरू करते हैं फूड चेन एंड फूड वेब। हम लोग क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। हम लोग एनिमल्स को भी खाते हैं। तो ये क्या सिर्फ हमारे लिए होता है या नेचर में जितने भी लिविंग्स होते हैं उन सबके लिए होता है? होता है, क्योंकि भाई गाय क्या खाती है? गाय खाती है घास। गाय को कौन खाता है? गाय को ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, गाय को अदर एनिमल्स भी खाता है। उसे कौन खाता है? मरने के बाद क्या होता है? ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे आफ्टर स्टडिंग फूड चेन एंड फूड वेब। चलिए पहले मैं एक फूड चेन ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को समझाना आसान हो जाए। चलिए मैं ग्रास की बात करती हूँ। ग्रास को खाया ग्रास हॉपर। बहुत सारा फूड चेन आपकी बुक में भी दिया है। ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खाया स्नेक, स्नेक को खाया हॉक। ये फूड चेन, इट इज द सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग्स। यहाँ एक लीनियर अरेंजमेंट होता है लिविंग्स का, जिसमें कोई एक लिविंग क्या करता है कि वो फूड दूसरे लिविंग्स को खाता है, साथ में वो किसी और दूसरे लिविंग के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं? ग्रास हॉपर क्या कर रहा है? क्या खा रहा है? ग्रास। तो ग्रास हॉपर ईट ग्रास एंड इट इज ईटन बाय फ्रॉग। फ्रॉग ईट्स ग्रास हॉपर एंड इट इज ईटन बाय स्नेक। इज दैट क्लियर? तो ये एक सिक्वेंशियल अरेंजमेंट है, एक लीनियर अरेंजमेंट है किसका? ऑर्गेनिज्म्स का नेचर में, जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाता है और वो खुद दूसरे के द्वारा खाया जाता है। क्लियर? खाता कौन नहीं है? सिर्फ ये ग्रास। एंड दिस अरेंजमेंट इज नोन एज फूड चेन। क्लियर? ना ये हम लोग खाने खिलाने वाली बात क्यों करते हैं? तो ये हम लोगों ने न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ लिया है। खाना क्यों जरूरी है? टू गिव एनर्जी। इट मीन्स हर एक स्टेप पर जब कोई कुछ खा रहा है एंड दूसरे के द्वारा खाया जा रहा है, वहां किस चीज का ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर होता है एनर्जी का, क्योंकि जहां भी हम लोग खाने की बात करते हैं वहां एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यदि डेफिनेशन में आपका एनर्जी टर्म भी लिखा हो वो भी गलत नहीं है एंड फूड टर्म भी लिखा हो वो भी गलत नहीं है। यहाँ एनर्जी का मतलब हो जाएगा फूड। क्लियर? अब आप लोग का क्लियर हो गया फूड चेन। सिक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ लिविंग्स और लीनियर अरेंजमेंट ऑफ लिविंग्स इन विच वन लिविंग ईट अदर लिविंग एंड इज ईटन बाय अनदर लिविंग to transfer energy. Is that clear? यहाँ energy it means to transfer food for other. ये है हमारा फूड चेन। क्लियर? ना फूड चेन चूंकि लैंड पर है तो लैंड पर का ये फूड चेन हो सकता है। पानी में रहेंगे, अगर कोई ये पूछे कि भाई आप एक एक्वाटिक फूड चेन लिखो, एक बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन लिखिए, तो आपने तो लिख दिया, अपने मन से लिखना। ऐसा नहीं कि मैंने जो दिया है आपको नोट्स में या आपके बुक में जो दिया है आपको वही लिखना है। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिए, ठीक है, और उसके आधार पे आप आंसर अपना दीजिए। अगर एक्वाटिक पानी में यदि हो फूड चेन तो पानी का एक ही फूड चेन यानी एक्वाटिक फूड चेन, वो आपका एक ही एग्जांपल्स दिया है आपके बुक में, और उसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्लैंकटन। भाई प्लैंकटन को कौन खा सकता है? ये तो माइक्रोस्कोपिक है, तो छोटी छोटी फिशेस, स्मॉल फिशेस इसे खा सकती हैं। ठीक है, और स्मॉल फिशेस को बिग फिशेस खा सकती है। तो इस तरह से आप अपना फूड चेन बना सकते हैं, आपको जो मन करे। क्लियर? तो दीज आर ऑल अबाउट फूड चेन। अब इस नेचर में क्या होता है? क्या एक फूड चेन अकेले होता है? चलिए देखते हैं एक ग्रास को कितने लोग खा सकते हैं।
देखा जाए क्या होता है नेचर में एक्चुअली। इस ग्रास को ग्रास हॉपर खाया, ग्रास हॉपर को स्नेक खाया, स्नेक को कौन खाया? हॉक। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं। इस ग्रास को डियर भी तो खा सकता है, उस डियर को लॉयन भी तो खा सकता है। ठीक है, चलिए और देखा जाए। इस डियर को कोई बड़ा साइज का स्नेक भी तो खा सकता है। ठीक है, ग्रास हॉपर को बर्ड्स खा सकती है एंड बर्ड्स को स्नेक खा सकता है और स्नेक को हॉक खा सकता है। बहुत सारा फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होता है। इस नेचर में फूड चेन कभी भी अकेला नहीं होता, क्योंकि एक अकेला फूड चेन, बहुत सारे लिविंग्स हैं, सारे लिविंग्स एक दूसरे को खाए जा रहे हैं और खुद उनको भी कोई ना कोई खा रहा है। ठीक है, तो कोई भी एक फूड चेन अकेला नहीं होता है। नेचर में बहुत सारे फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और बनाते हैं एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज नोन एज फूड वेब। इंटरकनेक्शन बिटवीन अ नंबर ऑफ फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों का फूड चेन एंड फूड वेब ये दोनों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फूड चेन इज द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स in which one organisms eat other and it's eaten by another organisms, and the connection between the different type of food chain is known as food web. clear? अब हम लोग इस वीडियो में सिर्फ फूड चेन से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। ठीक है, यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल इट मीन्स ट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक, ये सारा टर्म आप लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है। ठीक है, तो ये ट्रॉफिक टर्म आया कहां से? क्यों हम लोग ट्रॉफिक टर्म बोलते हैं? ये ट्रॉफिक टर्म आया यहीं से। ठीक है, ईच स्टेप इन फूड चेन, ठीक है, ईच स्टेप इन फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल। ईच स्टेप इन फूड चेन, जहां ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रही है, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कहां हो रही है भाई? ग्रास से ग्रास हॉपर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, ग्रास हॉपर से फ्रॉग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, फ्रॉग से स्नेक, यहाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ। तो हर एक स्टेप जो होता है फूड चेन का, उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। एंड इस तरह से यहाँ मैं ट्रॉफिक लेवल को TL से डिनोट कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। वैसे एग्जाम में आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखिएगा, कंप्लीट लिखिएगा। ठीक है, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉफिक लेवल 2, this is trophic level 3 and this is trophic level 4. clear? now हमेशा किसी भी फूड चेन में it is a very big concept for this topic. आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ये सारे हर एक स्टेप्स होते हैं फूड चेन के। अब इनका क्या नाम है? चलिए अब हम लोग नाम देखते हैं। हमेशा ये सारे वन वर्ड्स क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये कॉन्सेप्ट। ट्रॉफिक लेवल 1 हमेशा और हमेशा, चाहे आप दुनिया का कोई सा भी फूड चेन ले लो, कोई सा भी, एक्वाटिक ले लो, टेरेस्ट्रियल ले लो, डिजर्ट का ले लो, माउंटेन का ले लो, कोई सा भी ले लो, हमेशा हमेशा और हमेशा ट्रॉफिक लेवल 1 जो रहेंगे वो रहेंगे प्रोड्यूसर। हमेशा वो क्या रहेंगे? प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफिक, वो जो भी रहेंगे या ऑटोट्रॉफ्स रहेंगे। क्लियर? किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल 1 है वो हमेशा प्रोड्यूसर रहेगा या ऑटोट्रॉफ्स रहेगा। उसके बाद जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे कंज्यूमर्स रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे के सारे कंज्यूमर्स हैं। तो दिस इज कंज्यूमर नंबर 1, ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शियरी कंज्यूमर। ये मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था और इस वीडियो का नोट्स भी मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया था। ठीक है, तो प्रोड्यूसर, उसके बाद जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे हो जाएंगे कंज्यूमर
तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो हमेशा क्या होगा, हर्बीवोर, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा, हर्बीवोर। एंड बाकी जितने भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, कार्निवोर। तो देखिए इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो जाते हैं। एग्जाम्स में पूछेगा भाई किसी भी फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल 1 में किस तरह के ऑर्गेनिज्म है, आपका आंसर 1 वर्ड प्रोड्यूसर। ट्रॉफिक लेवल 2 में हमेशा कौन सा रहेगा, अगर ऑप्शन दिया है तो वेरी गुड, नहीं दिया है तो आप वहां पे हर्बीवोर लिख दीजिएगा या प्राइमरी कंज्यूमर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट अबाउट फूड चेन एंड फूड वेब। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टर्म विच इज रिलेटेड विद दिस टू टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेटेड विद फूड चेन इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड, इट इज अ ट्राइएंगुलर 3 डायमेंशनल शेप। ये एक्चुअली ये कोई पिरामिड नहीं बनाया जाता है फूड चेन के अंदर, या नेचर में कोई पिरामिड हम लोग बनाकर नहीं रहते हैं। इट इज अ मेथड टू स्टडी अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये बताता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि अच्छा ग्रास है 10, ग्रास हॉपर है 2, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक रेशियो दिखाता है, ये पिरामिड ऑफ नंबर, कि हर एक ट्रॉफिक लेवल में किस तरह से वेरिएशंस होते हैं नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स में। और ये जो पिरामिड बनता है इसके बेस पर हमेशा और हमेशा कौन मौजूद रहेगा, प्रोड्यूसर, और इसके टॉप पर कौन मौजूद रहेगा, टॉप कंज्यूमर। क्योंकि टॉप कंज्यूमर ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, स्नेक को हॉक भी तो खा सकता है। एक बच्चे ने भी प्रश्न पूछा कि मैम स्नेक को हॉक भी खा सकता है, तो ये है टर्शियरी कंज्यूमर। तो यदि इसे हॉक खाए इस स्नेक को, तो इसे कौन सा कंज्यूमर बोलेंगे। वेरी गुड सार्थक, तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा, ठीक है। टर्शियरी कंज्यूमर, उसे भी बेटा टर्शियरी कंज्यूमर ही कहेंगे। टर्शियरी के बाद, ठीक है, इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अब यदि ऐसा हुआ कि इस हॉक को कोई नहीं खा रहा है, तो फिर इसे हम लोग टॉप कंज्यूमर कहेंगे। इज दैट क्लियर। तो जो भी हमारा फूड यानी पिरामिड होता है, यानी पिरामिड ऑफ नंबर होता है, उसका जो बेस होता है, यहाँ बेस में मौजूद रहेगा हमेशा कौन, प्रोड्यूसर, और इसके टॉप पर मौजूद रहेगा कौन, हमेशा टॉप कंज्यूमर। क्लियर। एंड यहाँ मौजूद कौन रहेगा, प्रोड्यूसर। ये सारे बेटा आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए तैयार हो जाएंगे। पिरामिड ऑफ नंबर, ये डेफिनेशन भी आ सकता है, लेकिन इस टॉपिक से, इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिरामिड ऑफ नंबर के बेस पे कौन है, प्रोड्यूसर, उसके एपेक्स पे यानी टॉप पर कौन है, इट इज टॉप कंज्यूमर। अब इस पिरामिड ऑफ नंबर को देखने से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, एंड इसमें नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग्स ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉग एंड हॉक। अब इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे ये है, ठीक है। अब ये हॉक, मान लिया कि ये हॉक 1 हॉक है, ठीक है। एक हॉक को लेकर के हम लोग यहाँ से अपने फूड चेन को शुरू किए हैं कि हॉक ने किसे खाया, फ्रॉग को, फ्रॉग ने किसे खाया, ग्रासहॉपर को, ग्रासहॉपर ने किसे खाया, ग्रासेस, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर एक हॉक है, क्या एक हॉक अपने जीवन में एक ही फ्रॉग को खाएगा, नहीं, एक फ्रॉग अपने जीवन में बहुत सारे फ्रॉग को खाएगा। कितना खाएगा ये मुझे तो नहीं पता, ना ये तुम्हें पता है, ठीक है। ये सिर्फ वो हॉक जानता है जिसने खाया है, कोई बात नहीं। लेट अस सपोज एक ने खाया अपने जीवन में 20 फ्रॉग को खाया, ठीक है। तो यानी इस लेवल से इस ट्रॉफिक लेवल में जो नंबर ऑफ लिविंग है वो बढ़ गया ना। यहाँ आया नंबर 1 और सेकंड लेवल पे आ गया हमारा 20। क्लियर, नंबर हमारा देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। अब ये एक फ्रॉग जो इसका है वो क्या अपने जीवन में सिर्फ एक ही ग्रासहॉपर खाया होगा, नहीं। तो माना
कि एक फ्रॉग अपने जीवन में 20 ग्रास हॉपर खाता हो। लेट अस सपोज, मैं यहाँ एक सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ, तो भाई 20 फ्रॉग ने कितना ग्रास हॉपर खाया? 20 इंटू 20 इट इज 400 ग्रास हॉपर। अब देखिए संख्या कितनी बढ़ गई, ठीक है। अब एक ग्रास हॉपर ने माना कि अपने जीवन में 10 ग्रासेस खाए, लेट अस सपोज, तो यानी यहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना हो जाएगा? 400 इंटू 10 इज इक्वल टू 4000। ये कोई न्यूमेरिकल्स आपको बनाने नहीं आएगा इसमें, ठीक है, बट ये मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। एंड दिस इज पिरामिड ऑफ नंबर, और यही वजह है कि एक ट्रायंगुलर शेप का हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे हर एक ट्रॉफिक लेवल में इसकी संख्या घटते जाती है, घटते जाती है। तो दीज आर ऑल अबाउट पिरामिड ऑफ नंबर। नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड विद फूड चेन इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। क्योंकि पूरी फूड चेन में हम लोगों ने बात क्या किया कि भाई ये जो फूड चेन है इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो किस तरह से ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इसी चीज को हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा और हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल इट मीन्स कि ये एक ही डायरेक्शन में होता है। जहां हमने मटेरियल यानी जहां हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, तो न्यूट्रिएंट्स का जो फ्लो था फूड चेन में एंड इकोसिस्टम में वो बाई डायरेक्शनल था। कैसे था कि ये जो न्यूट्रिएंट्स की मैंने बात की थी, वह न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हमें मिला? नेचर से मिला। एंड आफ्टर डेथ एंड डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग दिस डिकम्पोजर, ये न्यूट्रिएंट्स नेचर में वापस चला गया, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। बट जहां हम एनर्जी की बात करते हैं, तो इस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ठीक है। अब ये कैसे यूनिडायरेक्शनल होता है, किस तरह से एनर्जी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे रिड्यूस होता है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन एंड इट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल टर्म आप इस चीज के लिए हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, सन से निकला सोलर एनर्जी यानी सनलाइट, एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन आवर अर्थ इज सन। क्लियर? हम लोगों को एनर्जी कहाँ से मिलता है? ये ओवरऑल एनर्जी इस अर्थ क्रस्ट पर जो आता है, हम लोगों को वो एनर्जी मिलता है सन से। फूड चेन में भी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना खाना यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस में किस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं? ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो जितना भी सनलाइट पड़ता है किसी एक प्लांट के ऊपर यानी किसी एक प्रोड्यूसर के ऊपर, जितना भी सनलाइट पड़ता है, तो वैसा नहीं है कि वो उन सारे सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसमें का सिर्फ 1% वो एब्जॉर्ब करता है। तो जो प्रोड्यूसर है वो सोलर एनर्जी का 1% एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब कर करके इस लाइट एनर्जी को, ये जो लाइट एनर्जी उन्हें मिलता है जिसे उसने एब्जॉर्ब किया, उसे उसने किस में बदल दिया? फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड, बेटा बहुत ध्यान से सुनिए। सोलर एनर्जी जितना भी किसी एक प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ेगा उसका वो 1% एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके यानी इस लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके उसे वो किस में कन्वर्ट कर देगा? फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। अब इसे कौन खाएगा? हर्बीवोर्स खाएगा। तो प्लांट की बॉडी में यानी प्रोड्यूसर की बॉडी में जितना भी एनर्जी है, क्या वो सारा एनर्जी हर्बीवोर्स को चला गया? नहीं। एक्चुअली जो हीट के फॉर्म में एनर्जी रहता है वो हमेशा बॉडी से इमिट होते रहता है, ठीक है। तो प्लांट प्रोड्यूसर की बॉडी में जितना भी एनर्जी था उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में नेचर को मिल गया। वो सन के पास वापस नहीं गया, बट वो हमारे एटमॉस्फेयर में गया। साथ में प्रोड्यूसर का जो भी वेस्ट मटेरियल निकला, जैसे मान लिया कि प्रोड्यूसर तो उसकी कोई पौधा है, उसकी पत्तियां टूट गई, टूट के जमीन पर गिर गई, वो डिकम्पोज होगा। कौन करेगा? डिकम्पोजर। यानी कि इसका जो वेस्ट मटेरियल इसकी बॉडी से निकला उसे डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर दिया,
या इसके मरने के बाद इसकी बॉडी को डिकम्पोजर ने डिकम्पोज कर लिया, तो इसकी बॉडी में जो एनर्जी था वो डिकम्पोजर भी यूज किया। यानी इसकी बॉडी में जितना भी एनर्जी था वो 100% एनर्जी हर्बीवोर्स को नहीं मिला, कुछ हीट के फॉर्म में निकल गया और कुछ डिकम्पोजर ने यूज कर लिया। क्लियर ना? अब ये हर्बीवोर्स ने खाया प्रोड्यूसर को, ठीक है, बहुत सारे प्रोड्यूसर को इसने खाया, तो इसका कुछ ही पार्ट एनर्जी हर्बीवोर्स के पास चला गया। हर्बीवोर्स में भी सेम वही काम हुआ। हम लोग सभी की बॉडी से हमेशा हीट इमिट होते रहता है और वो हीट हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण होता है। एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। हम वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फूड से लेते हैं। तो जितना भी लिविंग है वो पहले तो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल अपने बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी अपने बॉडी के लाइफ प्रोसेसेस के लिए यूज करता है। तो प्रोड्यूसर को खाने के बाद हर्बीवोर्स की बॉडी में जितना भी एनर्जी हुआ, तो पहले तो कुछ एनर्जी का इस्तेमाल इसने अपने लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए किया, कुछ इसकी बॉडी से हीट के फॉर्म में इमिट हो गया, एंड फिर उसके बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल निकला वो डिकम्पोजर ने डिकम्पोज किया। यानी उस वेस्ट मटेरियल, उसके बॉडी से जो एक्सक्रीटा निकला, उस एक्सक्रीटा के अंदर मौजूद एनर्जी का यूज किसने किया? डिकम्पोजर ने किया। फिर वही कहानी आ गई, हर्बीवोर्स को खाया कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को खाया टॉप कार्निवोर्स, और हर समय यही कहानी दोहराई गई कि इन लोगों ने पहले कुछ एनर्जी का इस्तेमाल अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए किया, फिर उसके बॉडी से जो वेस्ट निकला एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजर्स ने उस एनर्जी का इस्तेमाल किया और कुछ एनर्जी का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया। ठीक है, और फिर वही डिकम्पोजर भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, तो कुछ का इस्तेमाल ये अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए करेगा और कुछ हीट के फॉर्म में जो इसकी बॉडी से एनर्जी निकलेगी वो इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो हर एक स्टेप में यानी फूड चेन के हर एक स्टेप में हमने क्या देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इमिट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स and which is not used by any living organism. Producer, herbivores, carnivores, top carnivores and decomposer, इन सब के बॉडी से कुछ हीट निकलता है और ये हीट नेचर में चला जाता है and that particular heat is known as community heat. ये क्लियर हुआ आप लोगों का? This particular heat is known as community heat. But unidirectional हम लोगों ने इसलिए कहा कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सन है, एनर्जी हम लोगों को मिला सन से, बट क्या ये हीट एनर्जी सन के पास गया? नहीं, ये वापस सन के पास नहीं जाता है। तो आप लोगों का ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। नाउ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन के आधार पर एक साइंटिस्ट हैं रेमंड लैंडमैन, जिन्होंने 1942 में एक लॉ दिया एंड उस लॉ का नाम है 10% लॉ। और इस लॉ में उन्होंने काफ़ी स्टडी की कि भाई आखिर कितना एनर्जी सन से कोई प्लांट ले रहा है, प्लांट की बॉडी में जितना भी एनर्जी है, तो जैसा मैंने बताया कि कुछ एनर्जी का इस्तेमाल वो अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए करता है, कुछ एनर्जी वो अपनी बॉडी से रिलीज कर देता है। तो जितना उसकी बॉडी में एनर्जी बचा उसका फिर नेक्स्ट लेवल में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगा, और इस स्टडी के बाद उन्होंने अपना 10% लॉ दिया। और इस लॉ के आधार पर किसी भी फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल पे जितना भी एनर्जी मौजूद है, यानी एक ट्रॉफिक लेवल में मौजूद ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितना भी एनर्जी मौजूद है उसकी बॉडी का सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाले के पास जाता है। बाकी का जो 90% एनर्जी है वो यूज हो जाता है उसके लाइफ प्रोसेसेस में। उसने जो बॉडी से रिलीज किया उसके बॉडी के एनर्जी को जो डिकम्पोजर्स ने यूज किया, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आप लोगों ने फिजिक्स में 9th क्लास में पढ़ा है। तो एनर्जी हम लोग ये नहीं कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड हो गया, एनर्जी हीट के फॉर्म में उसकी बॉडी से निकल गया, यानी कि उसकी बॉडी का जो फूड एनर्जी वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? तो ये है 10% लॉ। इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं
और ये न्यूमेरिकल्स किस तरह से पूछा जाएगा, तो पहले तो मैं ये 10% लॉ को एक्सप्लेन कर दूं बाय गिविंग एन एग्जांपल। लेट अस सपोज सनलाइट से जो सोलर एनर्जी आ रहा है हमारे अर्थ पर, ये डाटा खुद अपने मन से लिया हुआ है, इट मीन्स कि ऐसा कोई फिक्स ये नहीं है। अब आप लोग ये नहीं सोच लेना कि इतना ही एनर्जी हमारे अर्थ पर आता है, ठीक है, ये सिर्फ 10% लॉ को समझाने के लिए है। तो लेट अस सपोज कि सनलाइट में जो एनर्जी है वो है 20,000 जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, ठीक है, तो 20,000 जूल। और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो भी प्रोड्यूसर है वो सोलर एनर्जी का सिर्फ 1% एब्जॉर्ब करता है, यानी कि 1% ऑफ सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। तो भाई 20,000 जूल का 1% निकाले तो कितना बचा, 200 जूल। अब इस 200 जूल प्लांट में जो एनर्जी है, तो भाई कुछ एनर्जी इसने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज किया, कुछ एनर्जी अपने बॉडी से रिलीज किया, बचा कितना, उसके बाद इस प्लांट को जो डियर खाया, तो इस प्लांट के एनर्जी यानी प्लांट में जो 200 जूल एनर्जी है उसका 10% सिर्फ मिला डियर को, यानी डियर को कितना मिला, 10% ऑफ 200 जूल एंड विच इज 20 जूल। क्लियर। अब डियर में भी वही सारे काम हुए, कुछ एनर्जी इसने अपने लाइफ प्रोसेस के लिए यूज किया, कुछ एनर्जी अपने बॉडी से हीट के फॉर्म में, कम्युनिटी हीट के फॉर्म में उसने इमिट किया, बचा कितना, यानी कि नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाने के लिए कितना उसमें बचा, 10% ऑफ 20 जूल एंड दिस इज 2 जूल। यानी ग्रेजुअली हम क्या देखते हैं कि फूड चेन में जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं तो दूसरे ट्रॉफिक लेवल को फर्स्ट वाले का सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलता है, यानी कि जो हमारा टॉप कार्निवोर होगा हमारे फूड चेन के हिसाब से उसके बॉडी में सबसे कम एनर्जी पहुंचेगा विथ रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूसर। और ये यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, व्हाई नॉट लॉन्गर फूड चेन। फूड चेन बहुत लंबा क्यों नहीं होता है। आप जितना भी फूड चेन देखोगे उसमें ट्रॉफिक लेवल की संख्या 4 या 5 होती है, उससे ज्यादा नहीं हो पाती है, वहां पर जाकर हमारा फूड चेन का एंड हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, हमारा फूड चेन बहुत लंबा क्यों नहीं होता है, तो इस 10% लॉ ने ये एक्सप्लेन किया कि चूंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल में सिर्फ इसके जो प्रीवियस ट्रॉफिक लेवल है उसका 10% एनर्जी वहां तक जा रहा है, तो यदि हमारा फूड चेन काफी लंबा होगा तो भाई जो लास्ट वाला हमारा टॉप कार्निवोर होगा उसके पास इतनी एनर्जी भी नहीं रहेगी कि वो सरवाइव कर सके। भाई हमें सरवाइव करने के लिए कुछ तो अच्छा खासा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होता है, तो उसके पास इतना एनर्जी नहीं मिलेगा कि वो अपने लाइफ प्रोसेसेस को भी कर सके, और इस वजह से जो हमारा फूड चेन होता है वो लॉन्गर नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट फूड चेन एंड फूड वेव एंड ऑल द टर्म्स एंड एक्टिविटीज रिलेटेड विद द फूड चेन। क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।